हेलो एवरीवन। आज के अपने पीएनसी के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर परमुटेशन। तो अभी तक हम लोग पीएनसी में कवर कर रहे थे लीनियर परमुटेशन, जब ऑब्जेक्ट्स को हम एक लाइन में अरेंज करते थे। तो जब ऑब्जेक्ट्स को आप लाइन में अरेंज करते हैं तो लाइन हैज बिगिनिंग एंड एंड, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक उसका एंड पॉइंट होता है। बट सर्कल हैज नो बिगिनिंग नो एंड। सर्कल के केस में दोनों एंड पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं। तो जब सर्कल के केस में एंड पॉइंट कंसाइड कर जाएंगे तो लाइन में कुछ परमुटेशन जिनको डिफरेंट बोलते हैं वो सर्कल में आइडेंटिकल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, if we talk about some permutation like that, जैसे मैंने एक अरेंजमेंट ये ले लिया सर्कल पर ए बी सी डी, कुछ अरेंजमेंट्स में मार्क कर रहा हूं। ए बी सी डी ये पहली अरेंजमेंट है। अब इन्हीं को साइक्लिकली रिप्लेस कर दिया जाए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इन चारों अरेंजमेंट को आप थोड़ा केयरफुली देखिए। अगर ये चारों अरेंजमेंट एक सर्कल पे हमने की हुई है तो हम इस केस में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एंड पॉइंट सेम है। लाइन पर अगर ये अरेंजमेंट होती है तो ऑब्वियसली लाइन पर कुछ इस तरह का पैटर्न होता है ए बी सी डी। अगर हम इसको 1 बोले, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट ए वाली पोजीशन को 1 बोले, है ना, तो डी ए बी सी, और आफ्टर दैट सी डी ए बी एंड बी सी डी ए। एक पर्टिकुलर फॉर्म में हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चले। अगर हम स्टॉप वर्टेक्स से स्टार्ट करें तो इनको तो लाइन में तो 4 डिस्टिंक्ट परमुटेशन बोलेंगे। लाइन में ये 4 अरेंजमेंट है, बट सर्कल में ये सारी अरेंजमेंट इनको हम आइडेंटिकल काउंट करते हैं। ये सारी की सारी अरेंजमेंट आइडेंटिकल बिकॉज इसलिए बिकॉज यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को साइक्लिकली रिप्लेस किया है। आप देखेंगे किसी भी एक पर्सन के पड़ोसी चेंज नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पर ए के पड़ोसी की बात करूँ, ए के एक साइड में बी है, दूसरे साइड में डी है, तो ए के पड़ोसी है बी और डी पहली अरेंजमेंट में। दूसरी अरेंजमेंट में देखिए ए के पड़ोसी कौन है, बी और डी। थर्ड अरेंजमेंट में भी ए के पड़ोसी क्या है, बी और डी। और फोर्थ अरेंजमेंट में भी ए के पड़ोसी बी और डी है ना। तो सर्कुलर परमुटेशन को हम डिफरेंट तब बोलते हैं जब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के रेस्पेक्ट में पड़ोसी चेंज हो जाए। अगर पड़ोसी चेंज होते हैं तो वो एक नई अरेंजमेंट काउंट की जाती है, और पड़ोसी सेम रहते हैं तो हम उसको आइडेंटिकल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर किसी केवल ए की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आप कोई भी और देखें केस, जैसे डी के पड़ोसी की बात करें तो डी के पड़ोसी ए और सी है। डी के पड़ोसी आप सेकंड अरेंजमेंट में देखेंगे तो भी ए और सी है, थर्ड में देखेंगे तो भी ए और सी है। तो यहाँ पर हर पर्सन का पड़ोसी सेम है। ये जो 4 अरेंजमेंट हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, ये एक्चुअली 4 अरेंजमेंट नहीं है, ये सारी के सारी अरेंजमेंट आइडेंटिकल है। ऑल above arrangements are identical। अच्छा, अगर इन चारों की अरेंजमेंट आइडेंटिकल है तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 4 पर्सन्स को एक सर्कल पर कितने डिफरेंट मैनर से बिठा सकते हैं। Therefore, total number of circular permutation of 4 distinct objects। अगर 4 ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पर बिठाना है तो कितने टोटल डिस्टिंक्ट मैनर आएंगे। तो मैं बोलूंगा अगर 4 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करना हो तो कितने मैनर आते हैं, फैक्टोरियल 4। लीनियर अरेंजमेंट कितनी आती है, फैक्टोरियल 4 आती है। लेकिन अगर इन्हीं ऑब्जेक्ट को हम एक सर्कल पर अरेंज करते हैं तो 4 ऑब्जेक्ट्स को साइक्लिकली 4 मैनर से अरेंज किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है ना, डिस्प्ले किया हुआ है। तो इन चारों अरेंजमेंट को सर्कल में हम लोग आइडेंटिकल सपोज करते हैं। ये 4 अरेंजमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट आइडेंटिकल है, इसलिए 4 से डिवाइड दे देंगे। तो फैक्टोरियल 4/4 जिसको आप लिख देंगे फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कंसेप्ट भी बना सकते हैं जिसको अपन नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेते हैं। देयरफॉर एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, टोटल number of circular permutation of n distinct objects
टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पे अरेंज करना है, तो बच्चों n ऑब्जेक्ट्स के लीनियर अरेंजमेंट कितने बनेंगे, फैक्टोरियल n, और n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पर साइक्लिकली कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n मैनर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैनर्स आएंगे इनको हम सर्कल में आइडेंटिकल कॉल करेंगे, बोलेंगे सारे के सारे आइडेंटिकल है। तो n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल पर अरेंज करना हो तो मैनर आएंगे फैक्टोरियल n अपॉन n, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n माइनस 1, है ना। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर अरेंजमेंट निकालने हो तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एक पर्सन को फिक्स कर दीजिए, है ना, किसी एक पर्सन को फिक्स कर दिया और अब बाकी बचे हुए n-1 पर्सन के अरेंजमेंट निकाल लीजिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई भी एक पड़ोसी चेंज होता है तो वो एक नई अरेंजमेंट में काउंट होती है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको सर्कुलर परमुटेशन निकालना हो तो आप क्या करिए, एक को फिक्स कर दीजिए और बाकी के लीनियर अरेंजमेंट निकाल लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट था ये, तो ये वाला केस था जिसमें हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ले रहे हैं। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, टेकन r एट ए टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि n ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ये n ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को r ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करना है, कितने अरेंजमेंट आएंगे, तो पहले हम n में से वो r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जिनको सर्कल पे अरेंज करना है, ncr इनटू, अब r ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने तो अरेंजमेंट कितनी आएंगी, एक काउंट फैक्टोरियल r-1, ठीक है ना। लेकिन हाँ यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो मैंने काउंटिंग की है, इस काउंटिंग में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट सपोज किया गया है ना। In this counting, clockwise and anti-clockwise arrangement are taken to be different, है ना। तो ये जो काउंटिंग हमने निकाली है इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट काउंट किया गया, मतलब कैसे, जैसे 3 पर्सन हैं ए बी सी, है ना, और आपने ए बी सी को इनको क्लॉकवाइज बिठा दिया और एक बार आपने ए बी सी को इन्हीं को आपने एंटी क्लॉकवाइज बिठाया, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ग्रुप फोटो लेंगे तो ये दोनों फोटो डिफरेंट आएंगी। अगर ये सर्कुलर टेबल पर पर्संस की अरेंजमेंट है ना, तो ये दोनों फोटो डिफरेंट काउंट होंगी। अगर ये पर्संस हैं तो हम इनको डिफरेंट काउंट करेंगे, आ रही बात समझ में। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल होती है, फॉर एग्जांपल जैसे गार्लैंड प्रॉब्लम या फिर नेकलेस प्रॉब्लम। इफ, तो उस केस में सर्कुलर परमुटेशन कैसे निकालेंगे, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangements are identical, sorry, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल है, फॉर एग्जांपल किस किस में होती है, गार्लैंड एंड नेकलेस प्रॉब्लम्स, है ना। सपोज करिए यार कि 3 फ्लावर्स है, एक रेड है, एक पिंक कलर का है, एक येलो कलर का फ्लावर है, तो हमने इन 3 फ्लावर्स को क्लॉकवाइज अरेंज कर दिया, है ना। फिर हमने क्या किया, इन्हीं 3 फ्लावर्स को एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किया, आर पी वाई, है ना। पहले हमने क्लॉकवाइज अरेंज किया, फिर हमने इनको एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किया। ध्यान दीजिए ये रेड, पिंक और येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो अगर ये फ्लावर्स की अरेंजमेंट है तो हम इनको डिफरेंट काउंट नहीं कर सकते, ये नॉट डिफरेंट। डिफरेंट क्यों नहीं है, बिकॉज इस गार्लैंड को टर्न भी तो कर सकते हैं, जैसे एक माला ऐसे पहनते हैं उसको इस तरह से टर्न कर दीजिए, फ्लिप कर दीजिए, तो टर्न कर देंगे तो ये वाली अरेंजमेंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये दोनों सेम अरेंजमेंट आएंगी। लेकिन अगर ये सर्कुलर टेबल पर पर्संस की अरेंजमेंट है तो हम इनको डिफरेंट काउंट करेंगे, कि उसको टर्न थोड़ी करेंगे। आ रही बात समझ में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए गार्लैंड प्रॉब्लम में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को हम आइडेंटिकल काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में if clockwise and anti-clockwise arrangement are identical, then number of circular permutations of n distinct objects
then number of circular permutation of n distinct ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल पे अरेंज करना हो तो मैनर कितने हैं, फैक्टर n-1 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से बच्चों डिवाइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधी अरेंजमेंट क्लॉकवाइज होंगी और आधी अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज। जितने तरह से आप ऑब्जेक्ट्स को क्लॉकवाइज मैनर से अरेंज करेंगे उतनी ही तरह से उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आप एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन गार्लैंड प्रॉब्लम है, नेकलेस है, तो उसको टर्न कर सकते हैं, तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट मिक्स हो जाएगी। और ये बात समझ में, इसलिए यहाँ पे 2 से डिवाइड दे दिया। तो ध्यान रखना, जहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिस्टिंक्ट होती है वहां पर आपको 2 का डिवाइड नहीं देना है, जहां पर आइडेंटिकल होगी वहां पर 2 का डिवाइड देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां तक थ्योरी हो गई इसकी। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, number of ways in which 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive। ठीक है ना, 7 अमेरिकन है, 7 ब्रिटिशर्स है, इनको एक सर्कुलर टेबल पर बिठाना है और कंडीशन अमेरिकन पे लगी है, कोई भी 2 अमेरिकन कंसेक्यूटिव ना हो। ब्रिटिशर्स पर कोई कंडीशन नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन देख के तो समझ में आ गया किस पर क्वेश्चन है, ये गैप मेथड। लेकिन अब हम बात करेंगे लीनियर परमुटेशन में, तो हमने गैप मेथड अच्छे से पढ़ा, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में गैप मेथड कैसे यूज करते हैं। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अरेंज दीस ब्रिटिशर्स along the circular table B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। तो 7 ब्रिटिशर्स को एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज, तो बच्चों 7 ब्रिटिशर्स है, तो सर्कुलर परमुटेशन मैंने बताया था आपको, अगर ऑब्जेक्ट की सर्कुलर अरेंजमेंट निकालनी तो किसी एक को फिक्स कर दो, एक को फिक्स कर दो और बाकी के आप लीनियर परमुटेशन निकाल लो। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6। ठीक है ना, जब 7 ब्रिटिशर बैठ जाएंगे तो देखिए इनके बीच में कितने ब्लैंक प्लेसेस आएंगे, 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, केवल 7 ही आएंगे। डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग। अगर इन्हीं 7 ब्रिटिशर्स को एक लाइन में बिठाया जाता तो इनके बीच में इनके बीच में 6 गैप आते हैं और एक राइट में एक लेफ्ट में, है ना, क्योंकि एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर 7 ब्रिटिशर्स को एक लाइन में बिठाया जाए तो इनसे ओवरऑल 8 गैप्स जनरेट होते हैं, लेकिन सर्कल में एंड पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 7 गैप आएंगे। और अगर इन 7 गैप में मैं 7 अमेरिकन को बिठाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी 2 अमेरिकन कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। तो इन 7 गैप में 7 अमेरिकन को बिठाना है, तो इनके मैनर्स कितने होंगे, फैक्टोरियल 7, है ना। नेक्स्ट टाइम फिक्स मत कर देना क्योंकि एक ऑलरेडी फिक्स पहले से ही कर चुके हो। तो आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n persons if 2 specified people are never together। क्वेश्चन है भैया कि n पर्सन्स है, इनको एक सर्कुलर टेबल पर बिठाना है, जबकि कंडीशन क्या है, 2 स्पेसिफाइड पीपल, 2 पर्टिकुलर पर्सन है, इनको साथ साथ नहीं बैठना है, इनमें स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, इनमें हॉट टॉक हो चुकी है, इसलिए इनको साथ साथ नहीं बिठाना है। तो नेवर टुगेदर का मतलब वही होता है, नेवर टुगेदर इक्वल टू होता है टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। पहले टोटल मैनर निकाल लो और फिर उसमें से उन मैनर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें ये दोनों पर्टिकुलर पर्सन साथ साथ है ना। टोटल कैसे निकालेंगे यार, n पर्सन्स को बिठाना है, कहां पर बिठाना, सर्कल पे बिठाना है। तो n पर्सन्स को सर्कल पे बिठाने के मेथड कितने होंगे, एक कम, फैक्टोरियल n-1। ये तो टोटल मैनर आ गया, माइनस। अब हम वो केसेस निकालेंगे जिसमें ये दोनों पर्टिकुलर पर्सन साथ साथ हैं। तो 2 को स्ट्रिंग से बांध दिया, है ना, और इनको सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, एक कम, n-1 ऑब्जेक्ट हो गए। इन n-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कहां पे करना, सर्कल पर। तो n-1 ऑब्जेक्ट को सर्कल पे अरेंज करने के मैनर एक कम n-2 होंगे।
लेकिन इन दो पर्सन को साथ साथ बिठाना था, तो इनका इंटरनल ऑर्डर अपन कितने तरह से चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल n-1 माइनस फैक्टोरियल 2 इंटू n-2। चाहो तो आप यहीं तक छोड़ दो या फिर आप एक स्टेप आगे भी मूव कर सकते हो फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए। n माइनस रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया, n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। फैक्टर n-2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे को इसका आंसर दिख रहा है n-3 इंटू फैक्टर n-2। ठीक है ना, काफी एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन बस ये एक और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन sorry, number of ways in which 8 persons can be seated on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangement। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पर्सन को एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है सच दैट, कंडीशन क्या तरह की, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट। मतलब 8 पर्सन को इस तरह से अरेंज करिए सच दैट कि कोई भी दो अरेंजमेंट में सभी के पड़ोसी सेम ना हो। ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सभी पर्सन्स के पड़ोसी कोई भी दो अरेंजमेंट में सेम नहीं होने चाहिए। तो बच्चों ऐसा समझना है, ये 8 पर्सन जो हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 है। जैसे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। तो इन 8 पर्सन्स को मैंने क्लॉकवाइज अरेंज कर दिया इस तरह से। अब इन्हीं 8 पर्सन्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर रहा हूं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8। अब आप देखिए एक बार इन्हीं 8 पर्सन को इसी ऑर्डर मैंने क्लॉकवाइज अरेंज किया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ये वाला पैटर्न कैसा है, क्लॉकवाइज है ना, और ये पैटर्न कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब मैंने इनको ऑर्डर वाइज क्लॉकवाइज अरेंज किया है तो किसी भी पर्सन का पड़ोसी देखिए, P2 के पड़ोसी है P1 और P3 है ना, और यहाँ पर भी P2 के पड़ोसी कौन है, P1 और P3। P5 के पड़ोसी कौन है, P6 और P5 के पड़ोसी P6 और P4। यहाँ पर भी P5 के पड़ोसी है P4 और P6। तो बात क्लियर है कि यार आप चेक कर ले कि ये दोनों अरेंजमेंट में हर पर्सन के पड़ोसी सेम है, सेम नेबर्स, पड़ोसी चेंज नहीं हो रहा है ना। और यही रेस्ट्रिक्ट किया गया था, इन्होंने बोला था यार सभी पर्सन्स के पड़ोसी सेम नहीं होने चाहिए, पड़ोसी चेंज होने चाहिए। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को एक बार क्लॉकवाइज अरेंज करें और एक बार एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करें तो जो पर्सन्स होते हैं उनके पड़ोसी, सभी पर्सन के पड़ोसी सेम आते हैं, पड़ोसी चेंज नहीं होते। तो एक लाइन लिख सकते हैं इसके फेवर में, इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangement, anti-clockwise arrangements, all persons have the same neighbors। Okay, therefore required number of ways। तो अगर सभी के पड़ोसी सेम होते हैं, इट मींस इन दोनों अरेंजमेंट को, यहाँ पर मैं आइडेंटिकल सपोज करूं, यानी इनको दो अरेंजमेंट नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा अलाउड नहीं है। तो इस केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को एक बार क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर ये 2 अरेंजमेंट काउंट नहीं होगी। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये जो नीचे लाइन अगर ये नहीं लिखी होती तो हम इनको 2 अरेंजमेंट काउंट करते, तो मैटर करता हमने ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज अरेंज किया या फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन स्पेसिफिकली मेरे को ये लाइन गिवन है और इसी रीजन से ये क्वेश्चन बनाया गया जिससे आपको ये फील आए कि सारे पर्सन के पड़ोसी किन केसेस में सेम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको हम आइडेंटिकल काउंट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, 8 पर्सन के सर्कुलर परमुटेशन होते हैं फैक्टोरियल 7, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल, इसलिए 2 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Number of ways in which 10 children can sit in a merry-go-round। बचपन की याद आ गई होगी यार, merry-go-round relative to one another।
तो मैरी गो राउंड में बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट काउंट होती है। मैरी गो राउंड में वही हो गया जो अपन इन द चाइल्डहुड, बचपन में अपन झूले वूले में बैठते थे ना सर्कस वगैरह में, तो इसमें बोला गया 10 लोगों को हम कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो हियर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangement are different, है ना। यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर परमुटेशन, क्लॉकवाइज वाले एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि 10 लोग एक मैरी गो राउंड पर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको क्लॉकवाइज बिठाएंगे तो अलग पूरा फोटो आएगा, एंटी क्लॉकवाइज अलग फोटो आएगा। तो नंबर ऑफ वेज, सो नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज क्या है, ये डिफरेंट काउंट होंगे, तो 10 पर्संस का सर्कुलर परम्यूटेशन एग्जैक्टली क्या आएगा, फैक्टोरियल 9। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अवेलेबल अपने पास कितने फ्लावर है, 10 फ्लावर्स, 10 फ्लावर्स हैं और मेरे को गार्लैंड बनानी है, इंस्ट्रक्शन गार्लैंड बनाने की मिली हुई है, और एक गार्लैंड में कितने फ्लावर यूज हो रहे हैं, 6 फ्लावर्स। तो पहली मेरी जॉब तो ये होगी कि आई हैव टू सिलेक्ट 6 फ्लावर्स आउट ऑफ द गिवन 10 फ्लावर्स। मैं पहले उन 6 फ्लावर्स को सिलेक्ट उन 6 फ्लावर को सिलेक्ट करूंगा जिससे मुझे गार्लैंड बनानी है। तो उन फ्लावर्स का सिलेक्शन कितने माइनस होगा, 10 से 6, है ना। अब यार जैसा कि मैंने आपको बताया था थ्योरी में, गार्लैंड प्रॉब्लम में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल हो जाती है ना, कि क्योंकि हम गार्लैंड को फ्लिप कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। तो जो आपने इनको इस तरह से अरेंज किया था और एक बार इनको आपने ऐसे अरेंज किया, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो 6 फ्लावर्स के सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे फैक्टोरियल 5, है ना। लेकिन इसमें आधे क्लॉकवाइज होंगे आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन गार्लैंड को टर्न कर सकते हैं, इसलिए वो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसलिए 2 से डिवाइड। सॉरी यार, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट, number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternately if a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement। 5 boys और 5 girls को एक सर्कल पे अरेंज करना अल्टरनेट, है ना, और कंडीशन एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल कभी भी साथ साथ ना बैठे। तो आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ली थी लीनियर परम्यूटेशन में, बहुत सारे केसेस बनाए थे और एक केसेस में ये भी था। तो लीनियर परम्यूटेशन में जब इस तरह की रेस्ट्रिक्शन हो तो कैसे डील करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आई थिंक वो लेक्चर 1D या 2A टाइप का होगा, वो देख लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने बताया हुआ था। आज हम केवल बात करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन पर। तो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाना है, कंडीशन ये लगी कि ये पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल टुगेदर ना हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि रिवर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 5 बॉयज और 5 गर्ल्स के एक सर्कल पर अल्टरनेट बैठने के मैं सारे मैनर्स निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करूंगा, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स के एक सर्कल पर बैठने के सारे मैनर्स में निकाल लूंगा, और सारे मैनर निकालूंगा तो उसमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें ये पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल साथ साथ होगी, और कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसमें ये दोनों बच्चे सेपरेटेड होंगे, है ना। तो टोटल आंसर में से मैं बुक के सेपरेट करूंगा जिसमें ये दोनों पर्टिकुलर बच्चे साथ साथ है ना। तो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू टोटल मैनर ऑफ अल्टरनेट सिटिंग माइनस व्हेन a particular boy and girl are together। भाई नेवर एडजेसेंट बोला, नेवर टुगेदर बोला गया, नेवर टुगेदर होना चाहिए, मतलब नेवर टुगेदर मीन टोटल माइनस टुगेदर। तो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक सर्कल पे बिठाना है अल्टरनेट। तो सबसे पहले मैंने 5 बॉयज को बिठा दिया, B1 B2 B3 B4 B5। 5 बॉयज को एक सर्कल में बिठाने के मैनर कितने होंगे, फैक्टोरियल 4। 5 बॉयज बैठ गए तो उनके बीच में गैप बन गए,
है ना। इन कितने गैप बनेंगे, एग्जैक्टली 5 ही गैप बनेंगे, सर्कल है, बिगनिंग और एंड ये दोनों कंसाइड कर जाएंगे तो 5 गैप बनेंगे। अब इन 5 गैप पर अगर मैं 5 गर्ल्स को बिठाऊंगा तो ना तो कोई 2 गर्ल टुगेदर होंगी ना कोई 2 बॉय टुगेदर होंगे, यानी ये पूरी स्ट्रिंग अल्टरनेट गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय इस टाइप की स्ट्रिंग दिखाई देगी। ये तो टोटल मैनर्स हो गए। अब जब ये जो काउंटिंग आ रही है इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 5 बॉयज 5 गर्ल्स के एक सर्कल पर अल्टरनेट बैठने के मैक्सिमम मैनर्स आ गए, इसके बियॉन्ड कोई अरेंजमेंट नहीं बनती। अब जब ये सारी अरेंजमेंट है तो इसमें क्या होगा कि हर एक पर्टिकुलर बॉय के नेबरहुड में हर पर्टिकुलर गर्ल आई होगी, हर गर्ल आई होगी और हर एक गर्ल के नेबरहुड में हर एक बॉय आया होगा। लेकिन ये बॉय और ये गर्ल ये दोनों साथ साथ नहीं बिठाना है, इनमें स्पीकिंग टर्म नहीं है। तो इसमें से मेरे को वो पर्टिकुलर केस सेपरेट करा जिसमें पर्टिकुलर बॉय, मान लीजिए B1 है और ये G1, B1 और G1 साथ साथ बैठे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, ये वाले केस सेपरेट करने थे, मैंने B1 और G1 को क्लास से बाहर कर दिया, B1 और G1 को क्लास से बाहर निकाला। बचे हुए 4 बॉयज यानी B2, B3, B4, B5 बचे हुए 4 बॉयज को बिठा लिया। इनके बीच में जो गैप्स हैं, इनके बीच में गैप पे 4 गर्ल्स को बिठा लिया, G2, G3, G4, G5 है ना। अब 4 बॉयज बैठ गए तो एक बार तो हमने फिक्स कर ही दिया, दोबारा फिक्स करने की जरूरत नहीं है। 4 बॉयज रिमेनिंग 4 बॉयज 4 गर्ल्स को अल्टरनेट बिठा लिया। अब इनसे गैप कितने जनरेट हो गए, अब इसमें गैप जनरेट हो गए, देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैसे भी 8 लोग सर्कल में बैठे हैं तो 8 ही गैप होंगे, है ना। तो इन 8 में से कोई भी एक गैप सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी गैप सिलेक्ट करे उसमें ये वाला पैकेट B1 और G1 वाला पैकेट उठा के डाल दीजिए, ये पैकेट है ना। लेकिन एक प्लेस पर इनका एक ही ऑर्डर होगा, जैसे मान लिया ये पैकेट मैंने उठा के यहाँ पे डाला, ये वाला पैकेट यहाँ पर डाला, तो ये देखिए गर्ल है और ये बॉय है, तो यहाँ पर जो पैकेट का इंटरनल ऑर्डर आएगा वो BG वाला आएगा, बॉय गर्ल, पहले बॉय होना चाहिए फिर गर्ल, दोनों ऑर्डर यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे क्योंकि पूरी स्ट्रिंग मेरे को एट ए टाइम अल्टरनेट चाहिए, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज मेरे को थ्योरी अच्छे से समझानी थी, आपको बहुत ही बेसिक लेवल का समझानी थी, तो मैंने बेसिक क्वेश्चन ही कवर किए यहाँ तक। अगले लेक्चर में कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।